नमस्कार। स्टडी IQ की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में शहरी बाढ़ की समस्या। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इन दिनों शहरी बाढ़ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बाढ़ के चलते दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों की हालत बेहद खस्ता हो गई है। हालांकि इन शहरों में आई बाढ़ भारत के शहरों में आने वाली पहली बाढ़ नहीं है। देश के विभिन्न हिस्से अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। इसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो इससे न सिर्फ जान माल और आर्थिक गतिविधियों का नुकसान होता है, बल्कि नगर नियोजन सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। हर बार की तरह बाढ़ का उतरता हुआ पानी कई सवाल छोड़े जाता है, जैसे कि शहर में बाढ़ आखिर क्यों आती है। आज के ऑडिटोरियल में हम इन्हीं से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि शहरी बाढ़ क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कौन कौन से प्रभाव देखे जाते हैं। साथ ही इससे निपटने के सरकारी प्रयासों को भी जानेंगे और आखिर में शहरी बाढ़ से निजात पाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शहरी बाढ़ है क्या। असल में शहरी बाढ़ घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में जमीन या संपत्ति के डूबने की स्थिति है। यह आमतौर पर तब देखी जाती है जब वर्षा के कारण हुए जल जमाव के चलते वहां की जल निकासी प्रणालियों की क्षमता बेअसर हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो शहरी बाढ़ देखने में आमतौर पर सामान्य बाढ़ की तरह ही होती है, मगर बारीकी से देखने पर यह सामान्य बाढ़ से अलग दिखती है। मतलब ये कि जल निकासी प्रणाली की क्षमता के अनुपात में वर्षा की मात्रा ज्यादा होने के चलते शहरों में जल जमाव हो जाता है। इसे ही आमतौर पर शहरी बाढ़ कहते हैं। शहरों में इस तरह की बाढ़ पहले भी देखने को मिली है, मगर 2005 में मुंबई शहर में आई बाढ़ के बाद इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तब पाया गया कि शहरी बाढ़ के पीछे के कारण सामान्य बाढ़ से अलग हैं। इसीलिए इससे निपटने में भी अलग रणनीति अपनानी होगी। आगे चलकर इन्हीं कारणों से शहरी बाढ़ को NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आपदा के रूप में अलग से मान्यता दी। बाद में इसके कारणों की पड़ताल करते हुए इस पर अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अब सवाल है कि शहरी बाढ़ के पीछे का असल कारण क्या है। शहरी बाढ़ के कारणों में कई परंपरागत और मानवीय कारक जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे प्रमुख शहर की पुरानी जल निकासी व्यवस्था है। दरअसल कई शहरों की मौजूदा जल निकासी प्रणाली को 12 से 20 mm वर्षा के लिए डिजाइन किया गया था। इसी वजह से जब भी इससे ज्यादा मात्रा में बारिश देखी गई तो ये जल निकासी प्रणाली इसे सहन नहीं कर पाई। जबकि वर्तमान में शहरीकरण का दायरा बढ़ने से ये जल निकासी प्रणाली अपनी मौजूदा क्षमता को वहन करने की भी हैसियत नहीं रखती है। दूसरा, खराब मेंटेनेंस की वजह से ये सिस्टम अक्सर डिजाइन की गई क्षमताओं से कम ही काम कर पाता है। दरअसल नॉन रेगुलेटेड घरेलू और औद्योगिक कचरों और निर्माण गतिविधियों के निकले मलबों ने जल निकासी प्रणाली में गाद जमा कर उसकी क्षमता में काफी कमी कर दी है। साथ ही कई जगहों पर जल निकासी सिस्टम की गहराई में असमानता से भी ये अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से कई शहरों और कस्बों में अतिक्रमण भी शहरी बाढ़ की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बढ़ते अनियोजित शहरीकरण की वजह से झुग्गियों और स्लम कॉलोनियों का विकास नदियों और नहरों जैसे जल निकासी स्रोतों के किनारे पर हुआ है। इससे सामान्य तौर पर बहने वाली इसकी जलधारा सिकुड़ गई और पानी के परंपरागत प्रवाह क्षेत्र में कमी आई है। हालांकि कई सरकारी परियोजनाओं को भी नदी के बाढ़ वाले मैदानों में विकसित किया गया है। दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदान में बना अक्षरधाम मंदिर तथा कॉमनवेल्थ गांव इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसने यमुना नदी के बहाव क्षेत्र को सीमित कर दिया है। एक और कारण बढ़ता शहरीकरण भी है। शहरीकरण में अनियंत्रित बढ़ोतरी ने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया। इससे पानी के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। असल में शहरीकरण में बढ़ोतरी से कंक्रीट सतह में वृद्धि आई है। इससे जल के अंदर की परतों में रिसाव कम हुआ है।
साथ ही बहाव भी अधिक न होने के कारण बाढ़ की समस्या बढ़ गई। इसकी वजह से संबंधित जल निकासी स्रोतों में बहने वाले पानी के अनुपात में भी तुलनात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी जल निकासी स्रोतों की क्षमता से काफी ज्यादा है। एक कारक निर्वनीकरण भी है। असल में निर्वनीकरण जैसे मानवीय कारणों से हुए जलवायु परिवर्तन से मौसमी पैटर्न में बदलाव आया है। इससे एक ओर कम समय में ज्यादा तेजी से वर्षा की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, तो दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि से तटीय शहर की जल निकासी क्षमता प्रभावित हुई है। इसके अलावा खराब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मिट्टी के खराब उपयोग पैटर्न भी शहरी बाढ़ में अपना योगदान देते हैं। एक और आखिरी कारक मॉनसून है, जो कि मौसमी कारक है। दरअसल भारत में 3/4 से ज्यादा वर्षा की मात्रा मॉनसून के दौरान अमूमन 3 महीनों में ही देखी जाती है, जिससे इस समय ही जल निकास प्रणालियों पर दबाव बढ़ जाता है। साथ ही चक्रवात, लानीनो और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसे कारक मॉनसून के प्रभाव में वृद्धि कर वर्षा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस तरह इस बाढ़ से अलग अलग तरीकों से अलग अलग वर्ग प्रभावित होते हैं। फिर सवाल है कि शहरी बाढ़ के प्रभाव क्षेत्र क्या हैं? जब कोई शहर बाढ़ से प्रभावित होता है तो सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षण संस्थान, परिवहन के साधन और बिजली व पानी सप्लाई आदि पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके अलावा सड़क जैसी सार्वजनिक अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक गतिविधि भी काफी प्रभावित हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ती है जो झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर जीवन बसर करते हैं। दरअसल इस वर्ग को तिहरे मार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए एक ओर आजीविका छिन जाने से भोजन का संकट खड़ा हो जाता है, तो दूसरी ओर शहर के जलमग्न होने से आवास का नुकसान भी होता है। साथ ही पानी लगने की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील भी यही वर्ग होते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 10 सालों के दौरान मलेरिया की घटनाओं में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। अब एक नजर शहरी बाढ़ को काबू करने वाले कुछ प्रयासों पर भी डाल लेते हैं। कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई रिवर सिटीज अलायंस पहल शहरी बाढ़ से निपटने में अपना योगदान दे रही है। यह अलायंस केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय की साझा पहल है। हालांकि इसका पहला मकसद शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन को आगे बढ़ाना है। शहरी बाढ़ को आपदा की श्रेणी में लाने के बाद से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाढ़ पर संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किया है। इसके तहत प्रत्येक शहर में शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन सेल की स्थापना करना है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ व्यक्ति नोडल अधिकारी होगा, जो मॉनसून के आने से पहले नालों और तालाबों की सफाई की पूरी व्यवस्था करेगा। इसके अलावा एक अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो एक विमान आधारित नियमित मौसम रिपोर्ट के द्वारा दी गई आंधी और भारी वर्षा की जानकारी की समीक्षा कर उसे हर 30 मिनट में अपडेट करेगा। साथ ही ये IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारिश के अभी के अनुमान और पूर्वानुमान को भी हासिल करेगा। साथ ही भारी बारिश और बाढ़ की आशंका होने पर उससे निपटने के लिए संबंधित नगर आयुक्तों को सूचना दी जाएगी, ताकि वो अलर्ट जारी कर सकें और उससे निपटने के लिए उपाय भी कर सकें। प्राधिकरण ने पुरानी बाढ़ वाले स्थानों पर पोर्टेबल पंपों की स्थापना का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रत्येक शहर में जल निकायों के स्वामित्व और स्थिति की मैपिंग और लिस्टिंग का सुझाव भी दिया है, जिस पर शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर निगरानी फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। हालांकि हालिया दिनों में विभिन्न शहरों में आई बाढ़ से निपटने में ये दिशा निर्देश कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए कुछ और उपाय करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि इस स्थिति से निपटने के बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं। दरअसल भारत में अलग अलग शहरों में बारिश प्राप्त होने का अनुमान अलग अलग है। शहरों का मॉनसून से प्रभावित होने का समय भी अलग अलग है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनसे निपटने की रणनीति भी अलग अलग ही होगी।
इसीलिए सबसे पहले हमें बाढ़ से प्रभावित शहरों को उसकी संवेदनशीलता के अनुरूप लिस्टिंग करनी चाहिए। फिर उसी अनुसार उससे निपटने के लिए मास्टर प्लान पर ध्यान देना होगा। फिर शहरों के बढ़ते दायरों को ध्यान में रखकर उसी अनुरूप जल निकासी सिस्टम को भी विस्तार देना चाहिए। एक उपाय के तौर पर ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को जल प्रबंधन से जोड़कर सभी शहरों में भवन निर्माण के लिए इसे अपनाए जाने पर बल देना चाहिए। इसके अलावा शहरों के मध्य कुछ जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे अधिक वर्षा की स्थिति में जल को कैप्चर किया जा सकेगा। इसका एक और लाभ ग्राउंड वाटर की रिफिलिंग में भी होगा। साथ ही ये वाटर शेड के तौर पर भी काम करेगा। इसे जरूरत के हिसाब से प्रबंधित करना होगा। साथ ही शहरी वनों विशेषकर तटीय शहरों में मैंग्रोव वनों का विकास कर भारी वर्षा एवं चक्रवात के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चक्रवात की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उससे प्रभावित होने वाले शहरों को वक्त से पहले सूचना भेजनी चाहिए। और आखिर में आपदा जोखिम को कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित तरीके से अपनाने की जरूरत पर जोर देना चाहिए। इससे किसी भी आपदा की संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2015 में जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम को कम करने के मकसद से यह फ्रेमवर्क अपनाया गया था। यह फ्रेमवर्क इस बात पर जोर देता है कि जहां एक तरफ आपदा जोखिम को कम करने के लिए किसी देश की प्राथमिक भूमिका तो है ही, साथ ही स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और बाकी हितधारकों की भूमिका भी है। कुल मिलाकर मॉनसूनी जलवायु के चलते भारत के शहर बाढ़ की समस्या से भले ही पूरी तरह निजात न पा सके, मगर उस पर काबू तो पाया ही जा सकता है। चलिए अब आज के विषय पर आधारित सवाल को नोट कर लीजिए और हाँ, केवल नोट मत कीजिए बल्कि इसका उत्तर लिखने की भी कोशिश कीजिए। सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत में शहरी बाढ़ के लिए प्राकृतिक कारकों से कहीं अधिक मानवीय कारक जिम्मेदार हैं? चर्चा कीजिए। उम्मीद है ये विषय आपके एग्जाम्स के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।